तो मिडावल हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है और हमने सुल्तान्स के बारे में, मुगल्स के बारे में जानना शुरू कर दिया, खत्म भी हो गया समझो। तो अब जो है हम उस पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखो अकबर के बारे में, खिलजी के बारे में जनरली सबको पता होता है, लेकिन गोंड्स के बारे में, बाइगाज के बारे में, और जो लोकल कम्युनिटी थी, जो ट्राइबल पीपल थे हमारे देश में, उनका भी टेरिटरी था, उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन था, इसके बारे में हमें जनरली नहीं बताया जाता है और इसी के ऊपर में तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूं? हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी आईक्यू आरंभ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि उन स्टूडेंट के लिए बना गया है जो अपनी यूपीएससी की जर्नी को शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप यूपीएससी जर्नी को शुरू कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके फाउंडेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एड्रेस किए जाते हैं, स्ट्रेटजी बताई जाती है। फाउंडेशन जो कि एनसीईआरटी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी भी हम शुरू करेंगे, सीसैट तक हम शुरू कर चुके हैं। तो ये सब को हमने जो है वो आपके लिए लाया है। और अगर आपको डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकें, डाउट्स पूछ सके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आपकी कोई डिमांड है तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हर सेशन का पीडीएफ, पीपीटी मिल जाएगा। तो इतना बकवास करने के बाद चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, विच इज चैप्टर 5, ट्राइब्स, nomads and settled communities. This is how we are going to study our chapter. So, हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि जब किंगडम्स बन रहा था, टूट रहा था, ठीक है, जब हमारे देश में रीजनल किंगडम्स बनने लगे, इन्वेजन होने लगा मिडिल ईस्ट से, तो फिर क्या हो गया? फिर अलग अलग सिस्टम बनने लगा। तो उस दौरान क्या था ना कि कुछ ट्राइबल सोसाइटीज थी, नोमैड्स थे, और हमने देखा है कि इधर इट इज 6th और इधर इट इज 7th। हम लोग सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं पढ़ते हैं। हम लोगों का जो इंटेंशन होता है वो ये नहीं कि राजा का व्यक्तित्व कैसा था, राजा की मेंटालिटी कैसी थी, ये तो रहता है, लेकिन यार हिस्ट्री क्या सिर्फ राजाओं से बनती है? नहीं, वहां के कॉमन लोगों से। और इसीलिए कॉमन लोगों के बारे में हम हर क्लास में पढ़ते हैं और इस क्लास में भी हम पढ़ेंगे। अब देखो, ये जो ट्राइबल सोसाइटीज थे, ये किस तरह के कस्टम्स को फॉलो करते थे? क्या ये हिंदू थे? और अगर हिंदू नहीं थे तो फिर ये मुस्लिम में कैसे कन्वर्ट हुए? ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कशंस हम करने वाले हैं। उसके बाद ये कास्ट सोसाइटी थी कि नहीं, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था फॉलो किया जाता था या नहीं है। उसके बाद दिल्ली सुल्तान के टाइम पे इनका क्या था प्रोसीजर, मुगल्स के टाइम पे क्या था। उसके बाद ये सारा चीज जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे का इंटेंशन क्या है? एज आई ऑलरेडी सेड, कल्चरल डाइवर्सिटी। हमें उसके बाद फिर न्यू कास्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब हम 7th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो हमने देखा है कि न्यू जाति बनने लगती है। पहले जो हमारी सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी वर्ण व्यवस्था के ऊपर में थी, अब वो जाति व्यवस्था में बदल जाती है। तो जो जाति है, वर्ण से जो जाति में हम लोग वर्ण जो जाति में ट्रांसफॉर्म होती है, वो कैसे होती है, इस सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। चलो भैया शुरू करते हैं। व्हाट आर ट्राइबल सोसाइटीज? यहाँ पे जो ट्राइबल सोसाइटीज थी, वो लोग कास्ट के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। वो लोग ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते थे, वो यज्ञ को, उसके बाद जो उनके और भी कर्मकांड होते थे उनको फॉलो नहीं करते थे। वो लोग यूनाइटेड थे रिलेशनशिप से, लॉयल्टी से, ठीक है, इन सब से वो ये थे। उसके बाद उनका लाइवलीहुड क्या था, रोजगार उनका क्या था? देखो यहाँ पे पता है, यहाँ पे मैं एक काम कर सकता था, मैं यहाँ पे पैराग्राफ दे देता, ठीक है, एनसीईआरटी से पैराग्राफ को कॉपी कर लेता, उसको मैं पेस्ट कर देता और पढ़ा देता, लेकिन मेरा ये इंटेंशन था ही नहीं। मेरा इंटेंशन ये था कि अगर हम ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हैं तो फिर क्या पढ़ते हैं, ट्राइबल सोसाइटीज का नेचर क्या था। तो ये आपका नेचर है, ठीक है, नेचर क्या है, क्योंकि उसके बाद उनका रोजगार क्या था, वो जीवन कैसे जीते थे, ठीक है, उसके बाद वो लोग कहाँ रहते थे। तो ये जब आप इस तरीके से पढ़ोगे ना कि ट्राइबल सोसाइटी क्या, ट्राइबल सोसाइटी मतलब बताओ उसके बारे में। उसके बाद ये इनका लाइवलीहुड क्या था, हमने यहां देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो लोग रहते कहां थे, हम ये यहां देखेंगे।
तो भाई ये पूरा क्लियर होगा कि नहीं होगा ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में, इसीलिए हम ऐसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब कुछ चीजों में ना स्टोरी नहीं होती है, तो वो चीजें हमें एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। इसमें स्टोरी नहीं है, इसमें ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में बताना है। एग्रीकल्चर करते थे, पर जनरली हंटिंग गैदरिंग करते थे, हर्डिंग करते थे। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते थे, वो जो भी लोकल ज्योग्राफी, अब जहां पे प्लेन एरिया, अब सुनो, गौर से सुनो मेरी बात। अब अगर मान लो कि प्लेन एरिया है जहां पे हम खेती कर सकते हैं, वहां खेती करते थे। अगर मान लो कहीं पे एकदम हाई एल्टीट्यूड है, हिमालय है, वहां पे क्या करते थे, वहां पे हर्डिंग करते थे। ठीक है, उसके बाद जहां पे जंगल है वहां पे हंटिंग गैदरिंग करते थे। तो ये सारी चीजें थी, कहां रहते थे, फॉरेस्ट में, हिल्स में, डेजर्ट्स में, रिमोट रीजन में। रिमोट रीजन का मतलब क्या है, जहां पे राजाओं का प्रभाव कम पड़ता था। हमने इससे पहले देखा था कि बैम्बू रीजन्स में जो लोग रहते थे उनको हम जनरली राजा जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं लेके आ पाते थे। क्यों? क्योंकि बैम्बू रीजन में, बैम्बू रीजन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है। ओके, समझ में आया? अब इनके पास जो लैंड होती थी वो कलेक्टिवली कंट्रोल की जाती थी। ठीक है, समझ में आ गया, किसी एक का नहीं होता था। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत छोटा सा आपको दिया गया है, यहाँ पे मैंने लिखा है पंजाब में किस तरह के, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अगेन आप जो है, जैसे दिल्ली सल्तनत का आपने टांगा था, उसी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टेबल के सामने में चिपका देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पंजाब में खोखर्स और गखर्स, इस तरह के ट्राइबल पीपल रहते थे पंजाब साइड में। अब ये पंजाब साइड में जो खोखर्स या गखर्स रहते थे, इसमें आप देखेंगे कि गखर्स जो थे ये बहुत लार्ज टेरिटरी को कंट्रोल करते थे, और यहां इनके जो चीफ थे कमाल खान गखर, इनको मनसबदार भी बनाया गया था अकबर के टाइम पे। मतलब क्या है कि ये थे ट्राइबल एरियाज में, लेकिन इन ट्राइबल एरियाज का भी जो है वो मुगल एम्पायर में से था। और हम आगे देखेंगे कि कैसे मुगल एम्पायर जो है वो ट्राइबल एरियाज को कैप्चर करने की कोशिश करती है और कैसे सक्सेसफुल होने के बावजूद भी फेल हो जाती है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में ऑफ कोर्स बलूच, और इसी वजह से देखो यही इंटरेस्टिंग है यूपीएससी प्रिपरेशन का, कि अगर इस साल मतलब 26 में आप अगर पेपर दे रहे होते तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता। बलूचिस्तान अभी न्यूज में है कि नहीं है? तो अगर बलूचिस्तान न्यूज में है तो आपसे मिडाइवल हिस्ट्री के क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया अनडिवाइडेड इंडिया में जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वहां पे कौन कौन से ट्राइबल कम्युनिटीज रहते थे। आपको बलूची याद होगा, बहुत बढ़िया, लेकिन आपसे पूछ देगा अरगुन्स के बारे में, आपसे पूछ देगा लंगाज के बारे में, और दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द कंसर्न फॉर यू। उसके बाद हिमालय, जो ये भी हिमालय जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में बात की जा रही है। अगर नॉर्थ ईस्ट साइड में बात की जाती तो हमें कौन से मिलती, हमें नागाज मिलते, हमें अहोम्स मिलते, लेकिन ये नॉर्थ वेस्ट हिमालयस की बात की जा रही है, वहां पे गद्दीज ट्राइब होती थी, आज भी हिमाचल और उसके ऊपर एल्टीट्यूड वाले रीजन में पाई जाती है। बिहार झारखंड में चेरो, मुंडा, संथाल, और जितना यहाँ पे ट्राइबल है ना उतने रिवोल्ट बिहार में हुए हैं। अगर आप बीपीएससी को पढ़ रहे होते आपको पता चलता चेरो रिवोल्ट, मुंडास रिवोल्ट, उसके बाद संथाल रिवोल्ट, ये सब क्या है, ये सब रिवोल्ट है जो कि आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी पूछे जाते। वो कहां से लेके आते हैं, वो एनसीईआरटी से लेके आते हैं। समझ में आया? उसके बाद गुजरात महाराष्ट्र में भैया कोलीज, भील्स, बेरार्स ऐसे लोग थे। उसके बाद सदर्न इंडिया में जो है कोरगाज, वेटार्स और मरवार्स थे। समझ में आ गया आपको? ओके। अब देखो ये जो मानसिंह था ना, एक बार चेरोज को हराने के लिए वहां तक भी पहुंचा था। कहां? बिहार झारखंड में। ओके, अब देखो ये मैप रहा, इसको याद कर लेना। गोंड्स एंड बाइगाज किधर है, खोंड्स किधर है, खोयाज किधर है, भील्स, कोलीज, और ये देखो कटकारीज, बेराज, कोलीज, ये सब जो है आपका अरगुन्स। तो ये जो है आपको अपने सामने में लगा के रखना है, ठीक है? उसको बार बार देखो, याद हो जाएगा। नोमैड्स का मतलब क्या होता है? घुमंतु, किसी का एक स्थान पे रहने का वो नहीं है। नोमैड्स मतलब कौन से लोग हो गए? तो भैया एक तरीके से बंजारा लोग हो गए, जिनके बारे में हम ऑलरेडी यहां पे हम पढ़ेंगे। अब देखो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट होते थे, वो अपने जानवरों के साथ जाते थे, और जानवरों से क्या करेंगे वो? तो चाहे तो जानवरों को बेच देते थे, या फिर जानवरों से निकलने वाले प्रोडक्ट को वो
एक्सचेंज करते थे। जैसे अगर वो सीजनली जाते थे, मतलब एक सीजन से दूसरे सीजन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वो जानवरों को अगर पालते थे, उससे मिल्क उनको मिलता था, वूल मिलता था, उनको घी मिलता था, और इसको वो क्या करते थे, उन फार्मर्स को बेच देते थे जिनके पास ग्रेन हो, क्लोथ हो, यूटेंसिल्स हो और अलग अलग प्रोडक्ट्स हो, जिससे ये लोग अपना सामान उनको बेच दिए, उनसे जो है उनका सामान ले लिए, ताकि इनका जो लाइफस्टाइल है वो चलते रहेगा। उसके बाद इटिनेरेंट ग्रुप्स क्या हो गए, तो क्राफ्ट्स पर्सन। ये क्राफ्ट्स पर्सन क्या है, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, जो भी ऐसे लोग जो कि अपने हाथ का इस्तेमाल करके कुछ बनाते थे, उसको क्राफ्ट्स पर्सन बोलते थे। पेडलर्स अगेन जो मर्चेंट जैसे होते थे, एंटरटेनर्स हो गए। उसके बाद ये क्या करते थे, विलेज टू विलेज ट्रैवल करते थे और अपना रोप सेट सेल करते थे, मैट, सैक्स, ये सारी चीजें सेल करते थे, और इसी को सर्कुलर इकोनॉमी बोला जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिडाइवल इंडिया में सर्कुलर इकोनॉमी क्या था, तो आप ऐसे करके बताओगे। फिर बंजारा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे गुड़गांव में एक बंजारा मार्केट है, वहां पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार बहुत सुंदर सुंदर चीजें वहां पे मिला करती हैं। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड थी जो बताया करती थी कि यहाँ अरे बंजारा मार्केट है यहाँ, ये, तो उसी से मुझे आइडिया लगा। फिर मैं गया तो वहां से बंजारों को हटा दिया गया, क्योंकि ऑफ कोर्स बंजारा मतलब क्या, नोमैड्स, मतलब जो लोग वहां पे स्टैब्लिश्ड नहीं है, जो लोग वहां पे स्थापित नहीं है, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं अपनी लाइफस्टाइल के लिए। अब ठीक है, देखो, बंजारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोमैडिक ट्राइब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। रीजन इसके पीछे ये है कि कोई ट्राइब्स इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता है, उसको कैसे पता चलता है, तो वो पता चलता है जब उस ट्राइब की वजह से कितने ज्यादा लोग इंपैक्ट होते थे। तो भैया इस ट्राइब की वजह से बहुत ज्यादा लोग इंपैक्ट होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि इन ट्राइब्स का जो काम होता था वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता था। वो मर्चेंट होते थे, वो क्या करते थे, अपनी आर्मी को, अपने, उनका देखो एक टंडा जैसा होता था। टंडा मतलब कि बैलगाड़ी, सुने हो ना, तो बैलगाड़ी का बहुत सारा समूह, क्लस्टर ऑफ बैलगाड़ीज, ठीक है, ये होता था। ये क्या करते थे, अपने बैलगाड़ी में वो ग्रेन्स को होते हैं ना, फसल, वो रख लेते थे, और वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। वहां पे देखो, अगर मान लो कि वो पॉइंट ए पे गए, एक जगह है वहां पे गए, और वहां पे उनको बहुत सारा आम मिला, सस्ते दामों में उनको आम मिल गया, वो उस सस्ते दामों के आम को खरीद के दिल्ली लेके आ गए। दिल्ली में महंगा मिलेगा, उस आम को उन्होंने दिल्ली में बेच दिया। उसके बाद दिल्ली में वो सरोजनी नगर से क्या किए, उनको पता था कपड़े यहाँ पे सस्ता मिलेगा, तो वो दिल्ली से सरोजनी नगर से एकदम सस्ते सस्ते कपड़े खरीद करके वो दूसरे जगह लेके चले गए। ठीक है, जहां पे उसको वो महंगे दामों पर बेच सके। वो मतलब उत्तराखंड चले गए, हिमाचल चले गए, वहां पे जाकर के उन्होंने महंगे दामों पर बेच दिया, घंटा घर वाले मार्केट में। तो ये क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन यही है कि ये क्या करते थे, एक जगह पे जहां पे सस्ते, कोई भी प्रोडक्ट जो सबसे सस्ता वहां मिलता था, वहां से उसको उठाते थे और दूसरे जगह जाते थे, उसमें दूसरे जगह जाके उसको वो बेच देते थे, और फिर दूसरे जगह से वो जो वहां पे उस लोकेशन पे जो सस्ता होता था उसको खरीद के फिर तीसरे जगह जाते थे। तो ये इनका इसी तरह का काम चलता था, और इसी वजह से इनका जो हेल्प है वो आर्मी के द्वारा भी लिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आर्मीज के द्वारा यहाँ पे लिया जाता है, जब उनको आर्मी को अपना ग्रेन सप्लाई करना था। उसके बाद मुगल फोर्सेस के द्वारा भी इसका हेल्प लिया जाता है। जैसे कि पीटर मुंडी बताते हैं कि जो ब्रिटिश ट्रेडर थे, उन्होंने ये नोट किया था, मतलब पीटर मुंडी एक ब्रिटिश ट्रेडर थे, कि 1 टंडा may have 14,000 oxen and 600 to 700 people. मतलब टंडा is a group of बैलगाड़ीज consisting many peoples। ठीक है, ये यहाँ पे सिस्टम हुआ करता था। इवन अकबरनामा में भी बंजाराज का मेंशन है कि कैसे उन्होंने अकबर को सपोर्ट किया था, मतलब उनके आर्मी कैंपेन्स में उन्होंने सपोर्ट किया था। जो पास्टरलिस्ट होते थे वो क्या करते थे, अगेन वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, मिल्क, मीट, वूल, हॉर्सेस, उनके बदले उसको उनको मिलता था ग्रेन, टूल्स, क्लोथ्स। ठीक है, एग्रीकल्चरलिस्ट से, पेडलर से उन्हें मिलता था हैंडीक्राफ्ट्स, रोप्स, बास्केट, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती थी। एंटरटेनमेंट से उनको फोक म्यूजिक मिलता था, एक्रोबैटिक्स, ये सारी चीजें हैं जो उनको वहां पे मिला करता था। अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं कि भैया ये जो पहले हमारे टाइम पे जो क्षत्रिय थी, ठीक है, उससे ऊपर ब्राह्मण्स थे, उसके बाद शूद्राज थे, सॉरी वैश्याज थे, उसके बाद शूद्राज थे,
ये क्या है? ये है वर्ण व्यवस्था। ये वर्ण व्यवस्था है। तो ये एनिशिएंट सिविलाइजेशन में होता था, एनिशिएंट इंडिया में होता था। लेकिन अभी इंडिया में क्या हो रहा था? मिडाइवल इंडिया में भैया, मिडाइवल इंडिया में हो रहा था, मिडाइवल इंडिया में हो रहा था क्या? कि जाति व्यवस्था शुरू हो गया था। कैसे शुरू हो गया था जाति व्यवस्था? तो फिर देखो, जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, सोसाइटी की नीड भी बढ़ती है और कुछ ऐसे स्किल्स के लोगों की जरूरत होती है। देखो, जब भी कोई दुनिया ग्रो करता है ना, तो दुनिया के का इवॉल्व होने के साथ साथ कुछ नए स्किल्स भी ऐड ऑन होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मतलब जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या होता था कि टीचर होता था सामने में, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाता था और हम यहाँ पे पढ़ लेते थे। लेकिन अभी के टाइम पे क्या होती है? अभी कैमरा मैनेज करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि ये सारी चीजें नई स्किल हैं। अभी एआई बनाने के लिए भी चाहिए, अभी पीपीटी बनाना भी एक स्किल है ना? तो ये सारी चीजें जैसे स्किल ऐड ऑन होती जाती हैं, तो उन स्किल को फॉलो करने वाले, उन स्किल को मतलब सीखने वाले लोगों की एक अलग जाति बन गई थी। एग्जाम्पल के लिए क्या था कि देखो, जो नई जाति है वो बनना शुरू हो गया था। एग्जाम्पल के लिए यहां पे जो न्यू जाति मतलब क्या है? स्मॉलर कास्ट, वो वर्ण ग्रुप के अंदर में ही बनने लगी थी। जैसे कि एक ब्राह्मण्स में एक रथकारस होते थे। रथकारस क्या होते थे? पहले रथ चलाते थे, लेकिन अब वो रथ नहीं चला पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि रथ की जरूरत नहीं थी। तो देखो, ये वहां पे एक तरीके का ये वाला पोर्शन है जिसमें ब्राह्मणों के द्वारा ये बताया गया है कि रथकार क्या क्या काम करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे पढ़ लेना, इसका उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, ये यहाँ पे पढ़ लेना। उसके बाद जैसे कुछ आर्टिसंस होते थे, कुछ स्मिथ्स होते थे, कारपेंटर्स होते थे, मेसन्स होते थे, मिस्त्री वगैरह, ये सब एक अलग जाति ही बना देते थे। जैसे स्टार्टिंग में आपने कोई सुनार जाति का नाम सुना था? मतलब सुनार वर्ण का नहीं सुना होगा। आपने कोई लोहार जाति का वर्ण का नाम सुना है? नहीं। ये सब एक ही वर्ण व्यवस्था में थे जिसको हम वैश्य बोल देते थे। लेकिन अब इनको अलग अलग कैटेगराइज कर लिया गया। मतलब सुनार का अलग जाति, कुम्हार का अलग जाति, ठीक है। उसी तरीके से ये यहां पे हो रहा है। जाति ऑर्गेनाइज सोसाइटी मोर लोकली देन वर्ण। जो सोसाइटी पहले वर्ण के अकॉर्डिंग पहले कैटेगराइज थी, अब वो जाति के हिसाब से हो गई है। और कुछ लीडिंग फैमिलीज ऐसे थे जो कि क्या करते थे? वो क्षत्रिय और राजपूत बन जाते थे। इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि यहां जो हमने देखा है कि कुछ ट्राइबल पीपल थे जो कि वर्ण व्यवस्था को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। अब वहां पे ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस फैलता है। वो वर्ण व्यवस्था में गांव में जब ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, गांव पे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, वहां के सिस्टम पे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो ट्राइबल पीपल क्या करते हैं? वर्ण व्यवस्था को फॉलो करने लगते हैं। मतलब सम ट्राइब्स इंटर्ड कास्ट सोसाइटी, ठीक है। और कास्ट सोसाइटी में जो उन ट्राइब्स में भी जो सबसे सुपीरियर ट्राइब्स होती थी, जो लीडिंग फैमिलीज होती थी, अब ट्राइब्स में तो सारे तरह के लोग रहते होंगे, ठीक है। तो जो लीडिंग फैमिलीज होती थी, वो लीडिंग फैमिलीज क्षत्रिय बन जाती थी, राजपूत बन जाती थी। और जो इसी लीडिंग फैमिलीज में जो मेजॉरिटी होते थे, वो लोअर कास्ट बन जाते थे। एंड दैट इज हाउ ट्राइब्स जो है वो इसमें मतलब इंक्लूड हुए थे। उसके देखो, मेनी राजपूत क्लैंस, चाहे वो चंदेला थे, चालुक्य थे, हुना थे, ये सब स्टार्टिंग में ट्राइबल पीपल थे, ठीक है। उसके बाद ये लोग पावर गेन करते हैं, ब्राह्मण्स का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण ही जो हैं वही एक्चुअली में मतलब एक तरीके का आपको मोहर लगाएंगे कि भैया ये आज से राजपूत बन गया, ये आज से क्षत्रिय बन गया। हमने देखा था कि कैसे एक राजा होता है जो कि हिरण्य गर्भ वाला यज्ञ करता है और उससे वो क्षत्रिय बन जाता है। उसी तरीके से ये वेल्थ का यूज करते थे टेम्पल्स बनाने के लिए, संस्कृत को पैटर्नाइज करने के लिए, टेरिटरी एक्सपैंड करने के लिए, ये सारी चीजें यहाँ पे होती रहती थी। उसके बाद देखिए, ये गोंड्स के बारे में एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। गोंडवाना लैंड में वो लोग रहते थे। गोंडवाना लैंड में जो भी लोग रहते थे उनको गोंड्स बोला जाता था। गोंडवाना लैंड कहाँ हो गया? एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के यहाँ पे। उसके बाद ये क्या करते थे? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फॉलो करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या मतलब? झूम कल्टीवेशन, मतलब कि एक जगह खेती कर लिए, उस जगह को खेती कैसे करेंगे? वहां पे वो उस खेत को मतलब जंगल को जला देंगे, उसी में वो बीज बो देंगे और उसके बाद उससे जो फसल होगा उसको वो खा पी के खत्म कर देंगे। फिर वो दूसरी जगह जाएंगे और तब वो सेम प्रोसीजर को अपनाएंगे।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये स्लैश एंड बर्न हो गया या शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया। अब उसी तरीके से वो क्या करते थे, ये जो पूरा गोंडवाना, ये जो पूरा गोंड्स थे, ये क्लैंस में डिवाइडेड थे, ठीक है, और हर क्लैन का राजा एक होता था। जैसे कि इनका स्ट्रक्चर देखो, किंगडम जो है वो क्लैन में डिवाइडेड होता था, जिस क्लैन को गढ़ बोलते थे, और उस फिर गढ़ जो है वो 84 विलेज के ग्रुप में डिवाइड होता था, जिसको 84 बोलते थे, और फिर वो 84 विलेज जो है वो बड़होत में डिवाइड होता था। मतलब कि एक विलेज गांव, ठीक है, तो एक गांव 12 गांव मिलके एक बड़होत बना, ठीक है, फिर 84 गांव मिलके एक जो है वो 84 बना, मतलब 7 बड़होत मिलके एक 84 बनता है, फिर गढ़ बनता है, और गढ़ से जो है वो पूरा किंगडम होता है। ये जो गोंड सोसाइटी थी स्टार्टिंग में इक्वल थी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अनइक्वल बनती गई। कैसे, तो जब यहाँ पे ब्राह्मण जो है वो पावर गेन करने लगे लैंड ग्रांट्स के जरिए, जो गोंड राजा होते थे वो ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट देते थे और एक्सपेक्ट करते थे कि भैया ये जो ब्राह्मण हैं हमें ये क्षत्रिय बना देंगे, और यही हुआ भी। जो चीफ थे वहां के वो सोचते थे कि हमें राजपूत और सोशल स्टेटस देंगे। जैसे कि अमन दास हैं, वो क्या करते हैं, संग्राम शाह का टाइटल लेते हैं, और फिर वही संग्राम शाह के बेटे दलपत जो हैं वो एक राजकुमारी से शादी भी करते हैं। ये लोग वर्ण व्यवस्था के अंदर में नहीं थे, लेकिन ये राजकुमारी से शादी भी करते हैं, वर्ण व्यवस्था को अपनाते हैं। किससे शादी करते हैं, दुर्गावती जी से करते हैं, जो कि सालबहन, जो कि चंदेल राजपूत होती हैं, उनकी राजकुमारी होती है, उनसे शादी करते हैं। और जब दलपत जी का मृत्यु हो जाता है तो फिर ये जो राजकुमारी होती है, ये जो रानी होती हैं, ये मुगल से लड़ती हैं अपने 5 साल के बेटे के साथ, और मुगल्स एम्पायर जब अटैक करती है तो ये सरेंडर करने के बजाय उनसे लड़ना पसंद करती हैं, और रानी दुर्गावती है ना, हाँ, रानी दुर्गावती जो हैं वो लड़ते लड़ते अपने खुद और अपने पुत्र के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, पर किसी की जो मतलब कंट्रोल है उसको एक्सेप्ट करना उनको पसंद नहीं होता है। उसके बाद मुगल इंटरेस्ट इन गोंड टेरिटरी, अब क्या होता है, जब वो वॉर खत्म हो जाता है, बैटल खत्म हो जाता है, तो वो पूरा जो टेरिटरी है वो क्या करते हैं। अब देखो, मुगल के द्वारा जो अटैक किया जाता है वो असफ खान के द्वारा किया जाता है, और वो जब खत्म कर देते हैं, पूरा दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं रानी दुर्गावती की सेना को, तो फिर पूरा जो लैंड ग्रांट जो है वो दुर्गावती मतलब के जो पति के भाई होते हैं, दलपत के भाई, उनको दे दिया जाता है। ठीक है, ये सिस्टम यहाँ पे था। और जो गोंड किंगडम था वो बहुत ज़्यादा रिच था। किस चीज़ में, तो एलिफेंट्स के मामले में बहुत ज़्यादा रिच था, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा था, मेटल बहुत ज़्यादा था, ठीक है, प्रीशियस कॉइन्स थे, एलिफेंट्स टेरिटरी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। बाद में इससे फ़ायदा जो है वो होता है। लेकिन मुगल किंगडम जो है उनको डिफीट करने के बावजूद भी ये ऐसा टेरेन था जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये यहाँ पे सिस्टम था। अब हम बात करेंगे अहोम्स किंगडम के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग किंगडम है। ये अहोम्स कौन से लोग हैं, तो ये वही लोग हैं जो म्यांमार से आए थे 13th सेंचुरी में, और इन्होंने वहां के भुइयांस को हरा करके वहां पे अपना स्टेट स्टैब्लिश किया था। कहाँ, ब्रह्मपुत्रा वैली के पास। नॉर्थ ईस्ट का आप रीजन देखोगे आपको पता चल जाएगा। इन्होंने छुटियाज को हराया, छुटियाज है, छुटियाज ही पढ़ना, ठीक है, ओके। तो ये कोच हाजो को उन्होंने हराया। और ये जो अहोम्स थे ना, हमको लगता है कि ये नॉर्थ ईस्ट के होंगे, ये लोग ट्राइबल्स पीपल होंगे, इनको नॉलेज क्या ही होगी, पर इनको बहुत पावर था, इनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज थी। इनको फायर आर्म्स की नॉलेज थी, इनको कैनन तोप की नॉलेज थी, इनको बारूद की नॉलेज थी, ठीक है। और इन्होंने बारूद की फैक्ट्री को बनाया भी 1660 के टाइम पे। और जब मीर जुमला आते हैं तो मुगल अहोम्स को हराते हैं, लेकिन पावर को रिटेन नहीं कर पाते हैं, अगेन गोंड की तरह। लेकिन ये जो पूरा अहोम का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, तो ये फोर्स्ड लेबर के ऊपर में बेस्ड था। इन फोर्स्ड लेबर को पाइक बोला जाता है। और एक ऐसा सिस्टम था इसमें कि जो देखो, जैसे एक किंगडम में 4-5 गांव हैं, ठीक है, तो 4-5 गांव से जो है वो
मेल्स आते थे उनका सिविल प्रोजेक्ट्स करने के लिए, आर्मी करने के लिए, और जब वॉर जैसी सिचुएशन होती थी तो पूरा सभी लोग, सभी मर्द जो हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक है, उनके बाद उनके क्लैन को जो है वो खेल्स बोला जाता था, जो कि बहुत सारे गांवों का समूह होता था। उसके बाद जो पीजेंट होते थे उनको लैंड दिया जाता था, किसके द्वारा? राजा के द्वारा नहीं, विलेज कम्युनिटी के द्वारा। इवन राजा भी चाहे तो वो लैंड नहीं ले सकता है अगर विलेज कम्युनिटी नहीं ऑर्डर दिया, नहीं एक्सेप्ट किया उस चीज को। तो ठीक है, उसके बाद देखो कल्चर क्या था। तो उन्होंने स्टार्टिंग में अपने ट्राइबल गॉड्स को माना होगा, फिर जो हिंदुइज्म का वहां पे इंपैक्ट पड़ा तो उन्होंने सोचा कि हम तो नेचर की पूजा करते हैं और हिंदुइज्म में भी नेचर की पूजा होती है, तो इसीलिए जो है वो उसमें आने लगे और उन्होंने टेम्पल्स का निर्माण किया। बहुत सारे लैंड को ब्राह्मणों को दिया जाने लगा। जो हिंदुइज्म है वो डोमिनेंट हो गया वहां पे, ये सिचुएशन था। उसके बाद कल्चरल ग्रोथ भी बहुत सारा हुआ। संस्कृत से में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। ठीक है, ड्रामा, पोएट्री, ये सब का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ। और एक बुरांजिस हैं जो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हैं, वो भी अहम किंगडम के द्वारा लिखा गया, अहम किंगडम्स के बारे में बताया गया। तो ये आज की पूरी कहानी थी। कंक्लूजन में देख लीजिए कि हमने ट्राइबल कास्ट सोसाइटीज देखा जो कि उस टाइम पे हुआ करती थी। उसके बाद हमने देखा कि वहां पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, वहां के लोग कैसे रहते थे, और जो कैपिटल सिटी थी, जो दिल्ली सल्तनत थी, जो मुगल किंगडम थी, उनका इंपैक्ट इन ट्राइबल पीपल के ऊपर में क्या पड़ा, ब्राह्मण्स का इंपैक्ट इनके ऊपर में क्या पड़ा, हिंदुइज्म का इंपैक्ट इनके ऊपर में क्या पड़ा, ये सब हमने यहाँ पे देखा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भैया इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हमारा भी मोटिवेशन हाई हो। और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं फिर आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।